हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी का वीडियो पहले भी आपके लिए अवेलेबल है। उसमें हमने वर्नर्स थ्योरी का थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था। आज हम वर्नर्स थ्योरी के ऊपर से जो न्यूमेरिकल्स हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस की कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। तो पहला जो कैटेगरी है वो आप देखो किस तरह से। इसमें सबसे पहले सपोज दैट एक कंपाउंड हम कंसिडर करते हैं COCl3.6NH3। इस तरह का कंपाउंड हम कंसिडर करते हैं। जो क्वेश्चन जैसे कि पैराग्राफ वाला एक इसमें टिपिकल क्वेश्चन रहता है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड का ये फॉर्म, मतलब इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको क्वेश्चन में गिवन रहता है और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के ऊपर वो बोलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट किए, इसमें हमने NH3 डाला, सॉरी HCl डाला और AgNO3 टेस्ट लगाया, इसकी कंडक्टिविटी मेजरमेंट की, क्रायोस्कोपिक स्टडीज़ के ऊपर किया। ऐसी फुल डिटेल क्वेश्चन में मेंशन रहती है और उस डिटेल्स के बेसिस पे हमको इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या है ये यहाँ पे प्रेडिक्ट करना होता है। तो बहुत ईजी होता है ये क्वेश्चन। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि क्या डिटेल्स क्वेश्चन में दी होती है जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस केस में हमको सबसे पहले बोलते हैं कि इस कंपाउंड में हमने HCl डाला और HCl डाल के डाइल्यूट HCl डाला और HCl डाल के मतलब इस कंपाउंड का एक सैंपल लिया, उस सैंपल में का हमने एक्वा सॉल्यूशन बनाया और उस कंपाउंड के एक्वा सॉल्यूशन में क्या डाला, हमने HCl डाला। तो HCl डालने के बाद ये हमको वहाँ पे लिखा रहता है कि देयर इज नो स्मेल ऑफ NH3। तो इसमें अमोनिया का कोई स्मेल नहीं आया, ऐसा वहाँ पे मेंशन है। अब जब अमोनिया का कोई स्मेल नहीं आया तो हमको इससे क्या कंक्लूजन निकालना है, वो हमको सोचना है कि ऑप्शन ढूंढने के लिए हमको इससे क्या कंक्लूड करना है। तो ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि HCl डाला तो कोई स्मेल नहीं आती, तो इससे हम क्या समझेंगे। तो जब HCl डाला और कोई स्मेल नहीं आई अमोनिया की, या एक्चुअली क्या होता है कि यदि ये कंपाउंड अमोनिया इजीली रिलीज करेगा तो वो अमोनिया NH4Cl के साथ में HCl के साथ में NH4Cl के वाइट फ्यूम्स देती है और उस वाइट फ्यूम्स की एक टिपिकल अमोनिया जैसी स्मेल होती है और वाइट फ्यूम्स भी हमको देख सकते हैं। तो इस तरह का यदि कोई डिटेल होता है कि HCl डालने पे वाइट फ्यूम्स आए या फिर HCl डालने पे अमोनिया की कोई स्मेल नहीं आई, इससे यह समझ में आता है कि ये कंपाउंड में से इजीली अमोनिया डिटैच नहीं हो रही है। एक्चुअली HCl डालने के बाद अमोनिया की स्मेल आनी चाहिए या NH4Cl के वाइट फ्यूम्स आने चाहिए, वाइट क्लाउडी फ्यूम्स होते हैं वो आने चाहिए, पर ऐसा कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होता है HCl डालने के बाद। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि HCl डालने के बाद NH3 का स्मेल क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि NH3 उस कंपाउंड में बहुत ही स्ट्रांगली नॉन आयनाइजेबल बॉन्ड से अटैच है, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड से अटैच है जो इजीली ब्रेक नहीं होता, जो इजीली आयोनाइज नहीं होता। और वो बॉन्ड जो है वो हम कंसिडर कर लेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि NH3 के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण NH3 का मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और उसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो वो नॉन आयनाइजेबल होता है, इसलिए NH3 वहाँ से निकलती नहीं है और NH3 नहीं निकलती इसलिए NH3 का कोई स्मेल नहीं आता। तो HCl डालने के बाद यदि NH3 का स्मेल नहीं आता है तो इससे ये इंडिकेट होता है कि NH3 जो है उसका स्मेल क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि NH3 बहुत ही स्ट्रांगली नॉन आयनाइजेबल बॉन्ड से अटैच्ड है और जो स्ट्रॉन्ग नॉन आयनाइजेबल बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना चाहिए। और यदि NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड है तो इसका मतलब NH3 क्या होगा, लिगैंड होगा। और जब NH3 यदि लिगैंड होगा तो इसका मतलब है कि हमको इस NH3 को यहाँ पे इस तरह से शो करना पड़ेगा, ऐसे शो करना पड़ेगा। मतलब हमको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उसको शो करना पड़ेगा, एज ए लिगेंड बताना पड़ेगा, हमको ये बताना पड़ेगा कि लिगेंड है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन सिर्फ एक ही है, एक सेंटेंस में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं कि HCl डाला, अमोनिया की स्मेल नहीं आई, इसका मतलब अमोनिया जो है वो लिगेंड है। दैट्स इट, सिंपल। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि HCl डाला, अमोनिया की स्मेल क्यों नहीं आई, क्योंकि अमोनिया या NH3 बहुत ही स्ट्रांगली नॉन आयनाइजेबल बॉन्ड से अटैच्ड है और वो बॉन्ड उन्होंने क्या कंसिडर कर लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्यू टू लोन पेयर। और यदि NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड है तो ऑब्वियसली वो NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी अटैच्ड है तो वो क्या होगा, लिगेंड ही होगा। और लिगेंड है तो उसको हम क्या कहाँ शो करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये डिटेल आपको क्वेश्चन में रहेगी और ये आपको कंक्लूड करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि इसके अंदर यदि हम AgNO3 का टेस्ट लगाएं, यदि हम इसके अंदर क्या करें, AgNO3 का सॉल्यूशन डालें और AgNO3 का सॉल्यूशन डालने पे इतने मोल AgCl मिले, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन रहता है।
मान लो कि यहाँ पे इस तरह से रहेगा कि 3 मोल्स ऑफ AgCl हमको यहाँ पे मिलते हैं, 3 मोल्स ऑफ AgCl हमको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना, 3 मोल AgCl के हमको यहाँ पे मिलते हैं। ऐसा क्वेश्चन में यदि मेंशन है तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे? हम ये कंक्लूड करेंगे कि AgNO3 डालने के बाद 3 मोल्स के करस्पॉन्डिंग AgCl तो तभी मिल सकते हैं जब सॉल्यूशन में 3 मोल्स ऑफ Cl माइनस आयंस हो, और सॉल्यूशन में 3 मोल्स ऑफ Cl माइनस आयंस तो तभी होंगे जब वो तीनों Cl माइनस आयन क्या होंगे? काउंटर आयंस होंगे, है ना। तो यदि ये तीनों जो Cl है, ये जो तीनों Cl है वो कैसे होंगे? वो लिगेंड भी हो सकते हैं, काउंटर आयन भी हो सकते हैं। तो वो काउंटर आयन है या लिगेंड है वो पता चलता है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट से। तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट यदि हमने लगाई और सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद यदि हमको 3 मोल्स के करस्पॉन्डिंग सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी मिलता है, AgCl का व्हाइट पीपीटी मिला, किसके कितने मोल्स के करस्पॉन्डिंग? 3 मोल्स के करस्पॉन्डिंग। तो यदि 3 मोल के करस्पॉन्डिंग AgCl मिल रहा है हमको तो वो तो तभी पॉसिबल है जब 3 Cl हम यहाँ रखें, क्योंकि यही तीनों Cl हमको पता है कि काउंटर आयन आयनाइजेबल पार्ट होता है, काउंटर आयन जो होता है वो आयनाइजेबल पार्ट होता है। इसका मतलब ये तीनों Cl आयनाइज हो जाएंगे, 3 Cl माइनस आयंस या 3 मोल्स ऑफ Cl माइनस आयंस प्रेजेंट रहेंगे सॉल्यूशन में इसके, और वो 3 मोल्स ऑफ Cl माइनस आयंस 3 मोल्स ऑफ AgNO3 के साथ में 3 मोल्स ऑफ AgCl देंगे। पर हमको उल्टा सोचना है, यदि हमको 3 मोल्स ऑफ AgCl मिल रहा है तो इसका मतलब ही है कि सॉल्यूशन में 3 मोल्स ऑफ Cl आयंस होंगे, जो कि तभी पॉसिबल है जब वो तीनों Cl आयन क्या होंगे? काउंटर आयन होंगे, क्योंकि काउंटर आयन आयनाइज होता है, तीनों Cl आयनाइज होके 3 मोल्स ऑफ AgCl मिलेंगे। मान लो हमको यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ AgCl होता, मान लो 2 मोल होता तो यहाँ पे हम Cl2 लिखते थे, मान लो यहाँ पे 1 मोल AgCl होता तो यहाँ पे ओनली 1 Cl होता। तो ये 3 Cl है तो 3 मोल्स AgCl हमको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये डिटेल हमको क्वेश्चन में रहेगी और कंक्लूजन हमारा ये है, ये हमारा ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसको वो बोलते हैं क्रायोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऐसा मेंशन बहुत ही कम क्वेश्चन में मेंशन रहता है, पर यदि मेंशन है, यदि सपोजिट क्वेश्चन में इस तरह की चीजें मेंशन है तो फिर हमको पता होना चाहिए। तो मान लो कि यहाँ पे बोला है कि क्रायोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट सॉल्यूशन के ऊपर किया, और क्रायोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट जो है वो बता रहा है कि सॉल्यूशन में 4 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स है, 4 मोल्स ऑफ आयंस है या फिर 4 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स है। ऐसा यदि वो कंक्लूड करते हैं 4 मोल्स ऑफ आयंस या 4 मोल्स ऑफ पार्टिकल, ऐसा क्वेश्चन यदि मेंशन होता है तो हम उससे क्या कंक्लूड करेंगे? तो क्रायोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट जो है इसका मतलब होता है, क्रायोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो लो टेम्परेचर पर स्टडी होती है। क्रायोजेनिक जैसे होता है वैसे क्रायोस्कोपिक। तो क्रायोस्कोपिक स्टडी का मतलब है कि सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज को उन्होंने स्टडी किया। कौन सी प्रॉपर्टी? जो लो टेम्परेचर से रिलेटेड है, और वो प्रॉपर्टी तो कौन सी होती है? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर पे फ्रीजिंग पॉइंट पे कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी होती है सॉल्यूशन की? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस पर्टिकुलर वर्ड का सिंपल मीनिंग हम ये निकालेंगे कि उन्होंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे स्टडी किया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे स्टडी किया। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ आयंस के ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। तो इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी हमको सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बताता है, नंबर ऑफ आयंस की इंफॉर्मेशन देता है। तो ये इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में रहेगी। अब इस 4 मोल्स ऑफ आयंस, क्रायोस्कोपिक स्टडी बता रही है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी बता रहा है कि सॉल्यूशन जो है, ये कंपाउंड जो है वो सॉल्यूशन में 4 मोल्स ऑफ आयंस देता है। और इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमको इस कंपाउंड का फॉर्मूला ऐसा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपाउंड जब डिसोसिएट होता है तो डिसोसिएट होने के बाद हमको मिलता है CONH3, CONH3 3+ एंड 3Cl- आयंस, इस तरह की चीज हमको मिलती है। तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या है? 4 मोल्स ऑफ आयंस ये कंपाउंड देना चाहिए, ठीक है। जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी किया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये बताती है कि सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ आयंस है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी ने हमको बताया कि सॉल्यूशन में 4 मोल्स ऑफ आयंस है, और 4 मोल्स ऑफ आयंस का मिलना, ये कंपाउंड 4 मोल्स ऑफ आयंस तभी देगा जब हम कंपाउंड का फॉर्मूला ऐसा माने, क्योंकि ये कंपाउंड डिसोसिएट होने के बाद क्या दे रहा है? 4 मोल्स ऑफ आयंस दे रहा है, 3Cl- आयंस, मतलब 3 काउंटर आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन। तो एक कॉम्प्लेक्स 3 काउंटर मतलब हो गए 4 मोल्स ऑफ आयंस। तो एक्सपेरिमेंटल भी 4 मोल्स आयंस बता रहा है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी 4 मोल्स ऑफ आयंस कंफर्म हो रहे हैं, और जो हमने फॉर्मूला कंसिडर किया है उससे भी हमको 4 मोल्स ऑफ आयंस मिल रहे हैं। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो करेक्ट ही होना चाहिए, जिसमें तीनों Cl काउंटर आयन होंगे और NH3 जो है वो लिगेंड होगा।
तो ये क्रायोस्कोपिक स्टडी से भी ये कंफर्म होता है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जस्टिफाई हो रहा है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के ऊपर एक और स्टडी किया जिसको वो बोलते हैं कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट। कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली ये सभी एक्सपेरिमेंट वर्नर ने कंपाउंड के सॉल्यूशन पे किए ताकि कंपाउंड में Cl का और मेटल का बॉन्ड का नेचर पता चले और NH3 और CO का बॉन्ड का नेचर पता चले, इसीलिए सब एक्सपेरिमेंट किए हुए वर्नर ने। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। अब कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो जब उन्होंने कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट किया तो उनको कंडक्टिविटी मिली करेस्पॉन्डिंग टू 6 चार्जेस। 6 चार्जेस के करेस्पॉन्डिंग उनको कंडक्टिविटी मिली। अब यह है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट कि 6 चार्ज की कंडक्टिविटी मिलना चाहिए। यदि हमारा फॉर्मूला करेक्ट होगा तो वो फॉर्मूला भी 6 चार्जेस के करेस्पॉन्डिंग कंडक्टिविटी देगा। देखो, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है आयंस के चार्ज के ऊपर या नंबर ऑफ आयंस के ऊपर। तो कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बोला कि करेस्पॉन्डिंग टू 6 चार्जेस की कंडक्टिविटी मिली। तो फॉर्मूला हमारा यदि 6 चार्जेस की कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर देगा तो वो फॉर्मूला करेक्ट ही होगा। तो अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक आयन के ऊपर, एक पे सॉल्यूशन में आयंस होंगे तो हर एक का चार्ज मानना पड़ेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 पॉजिटिव है और Cl के ऊपर 1 नेगेटिव है, तो 3 Cl का 3 नेगेटिव हो गया, मतलब 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो है पॉजिटिव नेगेटिव मिला के वो 6 हो गए। तो इस तरह से हमारे फॉर्मूले से भी कंडक्टिविटी 6 चार्जेस के करस्पॉन्डिंग मिल रही है और एक्सपेरिमेंटल भी 6 चार्ज करस्पॉन्डिंग कंडक्टिविटी दे रहा है। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जस्टिफाई हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वो जज हो रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब फॉर्मूला करेक्ट ही होना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट, अब क्वेश्चन हमको MCQ जो है वो कैसे आता है, तो MCQ हमको कैसे आता है कि ये सब डिटेल्स, ये पूरी डिटेल्स हमको क्वेश्चन में मेंशन रहती है। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा ऐसा है, उसके एक्वस सॉल्यूशन में HCl डाला, अमोनिया की स्मेल नहीं आई, कंपाउंड में सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट लगाई, इतने इतने AgCl मिले, क्रायोस्कोपिक स्टडी बताती है कि इसमें इतने आयंस है और कंडक्टिविटी टेस्ट भी बताता है कि इसमें इतने चार्जेस की कंडक्टिविटी है। ये पूरा एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। लगता है हमको कि ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होगा, बट एक्चुअली बहुत इजी है ये क्वेश्चन। बस आपके एक्सपेरिमेंट जो है उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो करेक्ट फॉर्मूला है वही आपका आंसर रहेगा। तो ये सब चीजें आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेंगी। उन सब चीजों को पढ़ के आपको यहाँ से यहाँ तक की जर्नी करनी है। मतलब आपको ये पता चलना चाहिए कि NH3 कहाँ रखना है और Cl कहाँ रखना है, काउंटर आयन कौन है और लिगेंड्स कौन है, और वो जस्टिफाई करने के लिए, वो पता करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन देख के ये पता करना है। पर एक्चुअली बहुत ईजी है, यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं, क्योंकि 6 NH3 है तो NH3 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर +3 में 6 होता है, तो NH3 6 है, तो NH3 तो काउंटर आयन हो ही नहीं सकते, इसलिए सभी NH3 को अंदर ही रखना पड़ेगा। और 6 लिगेंड्स NH3 से 6 लिगेंड चाहिए CO3+ को, जो कि NH3 हो गए, तो और Cl तो रख नहीं सकते, तो बाकी के Cl बाहर रखने पड़ेंगे। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, बट ये एक वैरायटी है, वर्नर सीरीज में ये एक वैरायटी है क्वेश्चन की। तो ये सब डिटेल्स क्वेश्चन में मेंशन रहते हैं और उन डिटेल को पढ़ के हमको इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ये हमको बताना होता है। तो ये एक वैरायटी है क्वेश्चंस में। अब इसमें थोड़ा थोड़ा आएगा, कोई भी चेंजेस इसमें आ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और इसी तरह का एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, कि मान लो यहाँ पे इस तरह से दिया होता, थोड़ा चेंजेस हम इसमें कर देते हैं। मान लो कि यहाँ पे क्या होता है 5NH3 होता है, ठीक है। यहाँ पे हमको दिया होता 2 मोल्स ऑफ AgCl, ठीक है, 2 मोल हमको यहाँ पे दिया होता, या 2 AgCl लिखो या 2 मोल AgCl लिखो। यहाँ पे हमको मान लो मेंशन रहता कि इसके अंदर जो है वो चार्ज जो है वो कितने हैं, 3 मोल्स ऑफ आयंस है, मान लो ऐसा होता, ठीक है। और यहाँ पे हमको मेंशन होता कितना 4। यदि ये डिटेल आपको क्वेश्चन में पूरी मेंशन की हुई है पैराग्राफ के फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब वैसे तो बिना डिटेल पढ़े हम समझ जाएंगे कि 5 NH3 लिगेंड रखो और 1 Cl को लिगेंड बनाओ और बाकी 2 Cl को बाहर, ऐसे भी हम सोच सकते हैं वैसे, पर इस बेसिस पे हम कैसे करेंगे। सो फिर से HCl डाला, कोई स्मेल नहीं है अमोनिया की स्मेल नहीं आई, मतलब सभी अमोनिया क्या होंगे, नॉन आयनाइजल बॉन्ड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होंगे, मतलब वो लिगेंड होंगे, मतलब सभी NH3 अंदर आ जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के। ये हो गया अपना CONH3 5, ठीक है। इस यहाँ तक तो हम पहुंच गए। जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो पहले कंक्लूजन को दे रहा है कि सभी NH3 लिगेंड्स है। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट हमने लगाई और हमको 2 मोल्स ऑफ AgCl मिले, 2 मोल्स ऑफ AgCl के करस्पॉन्डिंग PPT मिला। तो अब 2 मोल्स ऑफ AgCl तो तभी मिल सकते हैं जब सॉल्यूशन में 2 Cl- आएंगे, और 2 Cl- आयन
सॉल्यूशन में तभी मिलेंगे, या 2 मोल Cl माइनस आयन तभी मिलेंगे जब वो दोनों Cl आयोनाइज होता हो, और आयोनाइज होते हैं काउंटर आयन, मतलब 2 मोल्स ऑफ Ag से कम मिलना कब पॉसिबल है, जब हम 2 Cl को बाहर रखें। यही 2 Cl जो है वो 2 मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अब टोटल 3 Cl हमको दिख रहा है, जिसमें से 2 हमने बाहर रखे, तो एक का रहेगा अंदर रहेगा। तो फॉर्मूला तो वैसे ही पता चल गया हमको, वो सिंपल है पहले दो। और इस चीज को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे 3 आयंस है, तो आप देखो इसको यदि हम डिसोसिएट करेंगे तो कितने आयंस मिलेंगे हमको, CONH3 5Cl 2+, और क्या मिलेगा अपने को 2Cl माइनस आयन। तो अपने को कितने मोल्स ऑफ आयंस मिले, 3 मोल्स। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी नंबर ऑफ आयंस देती है, तो 3 मोल्स ऑफ आयंस हमको एक्सपेरिमेंट से मिल रहे हैं, और फॉर्मूले से भी हमको एक कॉम्प्लेक्स ऑफ द काउंटर मतलब 3 आयंस मिल रहे हैं। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट और थ्योरी मैच हो रही है, तो थ्योरी करेक्ट ही होना चाहिए, मतलब फॉर्मूला करेक्ट ही होगा। 4 चार्ज कंडक्टिविटी हमको एक्सपेरिमेंट बेसिस पे बताई गई है, और फॉर्मूले से भी 4 चार्जेस की निकल रही है, मतलब यहाँ पे 2+ है और यहाँ पे 2- है, तो 4 चार्जेस का कंडक्टिविटी अपने को यहाँ से भी मिल रहा है। तो ऐसे करके हमको ये सब चीज़ें क्वेश्चन में मेंशन हो तो हम फॉर्मूले तक पहुँच सकते हैं, और वैसे भी हम थोड़ा सोचें तो बिना कुछ किए भी हम पहुँच सकते हैं ऐसे। ये एक वैरायटी है, बहुत ईजी है वैरायटी, बट है इसलिए बताना जरूरी है। तो चलो ये हमारा टाइप हो गया। ऐसे फिर कोई भी मेंशन हो तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें सेकंड जो टाइप है हमको 1 और 3 के बेसिस पे ही है, ये कंडक्टिविटी का ऑर्डर लगाने को अपने को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स है, इनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर आप लगाओ। तो जैसे यदि हम यहाँ पे क्वेश्चन को लेंगे तो मान लो कि हमको ऐसा बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, 4 कॉम्प्लेक्स हमको दिए हैं। पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज K2PtCl6 हमको यहाँ पे दिया है, K2PtCl6। दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया है PtCl4.2NH2O। सेकेंड जो है दैट इज PtNH3 कितना है, PtCl4 है, सॉरी PtCl4 PtCl4.2NH3। नेक्स्ट हमको दिया है PtCl4, ये 3NH3 होगा, ये हो जाएगा 3NH3। और लास्ट में हमको दिया है PtCl4.4NH3। ऐसा ये मेंशन किया हुआ है, आई थिंक 5 है यहाँ पे। तो ऐसे करके हमको यहाँ पे पूछा है कि इनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर आप लगाओ, इनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर लगाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्म्स है इनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को डिसोसिएट करके देखना पड़ेगा कि ये कितने आयंस दे रहा है, ठीक है। तो यदि हम इसमें ये तो पहले से कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, इसको ब्रैकेट लगा दे तो ये और क्लियर हो जाएगा। इसी फॉर्म में हमको सबको लिखना है। तो ये कितने आयंस देगा, तो आपको दिख रहा है 2 काउंटर आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन, तो यहाँ पे मिलेंगे कितने 3 आयंस, ठीक है। यहाँ पे हमको कितने मिलेंगे, तो यहाँ पे हमको मिलेंगे अभी 2NH3 तो सिर्फ लिगेंड्स हो सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा PtNH3 कितने 2, तो Pt4+ आयंस हो, Pt4+ हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 होता है, ठीक है, ये फिक्स है। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब 6 लिगेंड अपने को स्क्वायर ब्रैकेट में चाहिए। तो 6 में से 2 तो NH3 हो गए, तो बचे हुए चारों हमको क्या करना पड़ेंगे, यहाँ पे लेना। तो इसमें नंबर ऑफ आयंस अपने को क्या मिलेंगे, 0 आयंस मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी आयन अपने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। तो न्यूट्रल होने के कारण कोई आयन हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा। न्यूट्रल कंपाउंड की कंडक्टिविटी वैसे भी 0 रहती है, तो यहाँ पे कोई आयन, देयर इज नो आयंस, ठीक है। इसके बाद हमको यहाँ पे इसका फॉर्मूला किस तरह से आएगा, तो PtNH3 3 और 4, टोटल अपने को 6 लिगेंड चाहिए, तो 4 में से 3 हम क्या बना देंगे Cl, तो एक Cl कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। इसको यदि हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स एक काउंटर, मतलब यहाँ पे कितने होंगे 2 आयंस होंगे, ओनली 2 आयंस होंगे। और यहाँ पे यदि हम बोलते हैं तो यहाँ पे होगा Pt कितना NH3 PtNH3 5 PtNH3 5 और एक Cl हमको कहाँ लेना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि टोटल 6 लिगेंड हमको चाहिए, तो 5 NH3 हो गया, एक Cl लेना पड़ेगा, तो बचा हुआ तीनों Cl बाहर आएंगे। और इस तरह से यहाँ पे जो है नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे 4 आयंस। तो आप कंडक्टिविटी का ऑर्डर लगा सकते हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आयंस होंगे वहाँ पे कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। कंडक्टिविटी चार्ज पे और नंबर ऑफ आयंस दोनों पे डिपेंड करती है। तो सबसे ज़्यादा आयंस जो है वो 4 आयंस हमको लास्ट वाले केस में मिल रहा है,
इसको हमने बोल दिया, मतलब फोर्थ वाला जो है वो सबसे हाईएस्ट रहेगा इसमें, फोर्थ वाला। उसके बाद 3 आयंस हमको यहाँ पे मिल रहे हैं तो 1 आएगा। उसके बाद हमको यहाँ पे 2 आयंस मिल रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड वाला आएगा। और सबसे कम कंडक्टिविटी सॉरी थर्ड वाला आएगा। और सबसे कम कंडक्टिविटी जो है किसकी है, सेकंड की, क्योंकि कोई आयंस नहीं मिला तो यहाँ पे 1 आएगा, नहीं कितना 2। तो ऐसे करके ये हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। सो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी हाईएस्ट नंबर ऑफ आयंस देने वाले कंपाउंड की होगी, और वो कंपाउंड कौन सा है, फोर्थ। ठीक है, सेकंड नंबर पे इसके 4 है, इसके 2 है, इसके 0, इसके 3 है, तो 3 वाला सेकंड नंबर पे आएगा 1। और ये कॉम्प्लेक्स जो है इसकी कंडक्टिविटी कोई आयंस नहीं, तो ये सेकंड वाला सबसे लास्ट में आएगा। और थर्ड वाले के 2 आयंस है तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे कंडक्टिविटी को ढूंढो। समटाइम आपको क्या होता है कि ऑर्डर न पूछते हुए हमको वैल्यू देते हैं, मतलब इन चारों की कोई वैल्यू दे दी और वैल्यू को ऑर्डर में लगाओ, ऐसा भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है। मतलब कंडक्टिविटी बड़ा वैल्यू कौन से कॉम्प्लेक्स को आएगा, छोटा वैल्यू कौन से कॉम्प्लेक्स को आएगा, ऐसे भी हमको यहाँ पे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो वैल्यू भी आपको दी हो, मतलब 4 वैल्यू दी हो, 4 कॉम्प्लेक्स दी हो, तो बड़ी वैल्यू किसको जाएगी, सबसे बड़ा कंडक्टिविटी की सबसे बड़ी वैल्यू किसको जाएगी, जिसके सबसे ज़्यादा आयंस होंगे, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू फोर्थ वाले को यहाँ लगेगी। और सबसे कम वैल्यू जो है 4 वैल्यूज में से सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा आयंस देने वाले के लिए, और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो किसको लगेगी, जिसके आयंस सबसे कम है। तो वैल्यू भी आपको दे सकते हैं, जैसे ऑर्डर की वजह आपको वैल्यू देंगे, वैल्यू को मैच करो, तो ज़्यादा आयंस वाले को बड़ा वैल्यू देंगे और छोटे आयंस वाले को या कम आयंस वाले को छोटा वैल्यू देंगे। ठीक है, तो ये भी एक वैरायटी इसमें आती है। ना इसके साथ में आपको वो भी वैरायटी है इसमें क्वेश्चंस में, जैसे आपको पूछा है विच इज द मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर ऑफ CrCl3.6H2O थर्ड। Which one is the most likely structure of CrCl3.6H2O if 1/3 of total chlorine 1/3 of total chlorine is precipitated by AgNO3। ऐसा हमको ये शॉर्ट में थोड़ा लिखा मैंने, तो ऐसा हमको सपोजेड क्वेश्चन जो मेंशन है कि विच वन ऑफ द मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर ऑफ, इसका स्ट्रक्चर हमको पूछा है, यदि हमारा 1/3 ऑफ टोटल क्लोरीन पीपीटी फॉर्म करता है, तो ये हिंट है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की। 1/3 ऑफ टोटल क्लोरीन, अब टोटल क्लोरीन आपको दिख रहा है 3 है, 3 Cl- है। अब 3 Cl- का 1/3 हमको लेना है, 1/3 लेना मतलब कितना आएगा, 1 Cl- आएगा। तो 1 Cl 1/3 ऑफ टोटल क्लोरीन इज प्रेसिपिटेट, मतलब 1 Cl- जो है वो पीपीटी फॉर्म करना चाहिए, और 1 Cl- आयन पीपीटी तभी फॉर्म करेगा जब 1 Cl- आयन निकलेगा सॉल्यूशन में आयन के फॉर्म में, और 1 Cl- आयन डिसोसिएट होकर आयंस तभी फॉर्म करेगा जब वो काउंटर आयन होगा। मतलब यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा कैसे, CrH2O कितना लेना पड़ेगा अपने को, 4Cl2 और Cl.2H2O है ना, इस तरह से हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो हिंट कैसी है, हमको दी है टोटल 3 Cl- आयंस, 3 Cl- आयंस में से 1/3 पीपीटी फॉर्म करेगा। 3 Cl का 1/3 मतलब 1 Cl हो गया है ना, 3 Cl का 1/3 मतलब यदि आप देखोगे तो 1 Cl हो गया। तो 1 Cl- आयन पीपीटी, 1 Cl- आयन के करस्पॉन्डिंग पीपीटी हमको AgNO3 में तभी मिलेगा जब वो 1 Cl- आयन का होगा काउंटर आयन, क्योंकि काउंटर आयन ही आयनाइज होकर पीपीटी फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब 1 Cl का पीपीटी मिलने के लिए 1 Cl हमको बाहर रखना पड़ेगा। तो 1 Cl 3 में से 1 यदि बाहर होगा तो 2 कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे, मतलब 2 Cl हमको अंदर लेने पड़ेंगे। और जब 2 Cl हमने अंदर ले लिए तो Cr3+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो जिसमें से 6 लिगेंड हमको चाहिए, 6 में से 2 कौन हो गए, 2 कौन हो गए, Cl हो गए, 1 Cl बाहर, तो 2 Cl हमको अंदर लिखने पड़े। 2 Cl यदि हम अंदर लेते हैं तो 6 लिगेंड करने के लिए 4H2O लेने पड़ेंगे,
फिर बचे हुए 6 H2 में से 4 इधर आ गए, 2 कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। मतलब ये अपना हो जाएगा करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। होप सो कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि 3 Cl में से 1/3, 3 Cl का 1/3 एक Cl है। एक Cl पीपीटी तभी फॉर्म करेगा जब एक Cl स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सॉरी एक Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा, जो आयनस होकर पीपीटी देगा। अब 3 में से एक Cl बाहर रख दिया तो 2 को अंदर लेना पड़ेगा। अब 6 लिगेंड में से 2 तो Cl हो गए, तो ऑब्वियसली बचे हुए 4 लिगेंड H2O के लेने पड़ेंगे। अब 6 H2O में से 4 H2O लिगेंड हो गए, तो बाकी के 2 H2O कहाँ रखेंगे, फिर बाहर रखेंगे एज ए वाटर ऑफ हाइड्रेशन। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन बन जाता है। तो ये एक और वैरायटी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl, how many moles of AgCl would be obtained when 100 ml of 0.1 m CONH3 Cl3 is treated with excess of Ag। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब बेटा इस क्वेश्चन में देखो, जब ये न्यूमेरिकल वर्नर्स थ्योरी के ऊपर आता है, ठीक है, वर्नर थ्योरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा इस तरह की चीजें, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, ये सब वर्नर ने किया था, इसलिए वर्नर थ्योरी के अंडर आते हैं सब न्यूमेरिकल्स। तो इसमें हमको 2 वैरायटीज रहती है। जब भी वर्नर थ्योरी के ऊपर न्यूमेरिकल आता है तो उसमें 2 वैरायटीज रहती है। एक वैरायटी ऐसी होती है कि हमको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दिया रहता है, और हमको मोल का रेशो ऑब्टेन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। दूसरी वैरायटी ये है कि ऊपर क्वेश्चन में मोल का रेशो दिया रहता है और ऑप्शन में फॉर्मूले रहते हैं। ऐसे 2 वैरायटी, फिर से मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ, फिर से बोलता हूँ, 2 वैरायटी रहते हैं। पहली वैरायटी, क्वेश्चन में मोल रेशो दिया रहेगा और ऑप्शन में फॉर्मूला रहेगा, पहली वैरायटी। दूसरी वैरायटी, क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला मेंशन रहेगा और ऑप्शन में मोल का रेशो रहेगा। ऐसे या मोल का रेशो निकाल के नंबर ऑफ मोल्स पूछेंगे, तो एक बार ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, क्वेश्चन में फॉर्मूला रहेगा, और दूसरे केस में ऑप्शंस में फॉर्मूला रहेगा और क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे। ऐसे 2 वैरायटीज इसमें कवर होते हैं। तो ये वाली कौन सी वैरायटी है, इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो आपको दिया हुआ है कि ये है, तो इसको देख के हम फॉर्मूला आराम से लिख सकते हैं। कैसे, जैसे हमने पहले वैरायटी जो देखी, इसमें 5 NH3 तो कभी क्या होते हैं, लिगेंड्स ही होते हैं। तो 5 NH3 को अपन लिगेंड बना देंगे, टोटल CO3+ के 6 लिगेंड्स होने चाहिए, तो 5 हो जाएंगे NH3, तो एक लिगेंड Cl लेना पड़ेगा, तो 3 में से एक Cl लिगेंड हो जाएगा, तो बाकी के 2 बाहर हो जाएंगे। मतलब CONH3 5 और Cl और Cl2, ऐसा हमको इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से फॉर्मूला ऐसा लेना पड़ेगा, क्योंकि NH3 कभी काउंटर आयन होता ही नहीं है, इसलिए NH3 को हमको बनाना पड़ेगा लिगेंड। और जब 5 NH3 लिगेंड हो गए, टोटल अपने को 6 लिगेंड चाहिए, तो 6 में से 5 तो अपने को NH3 मिल गए, तो एक और लिगेंड फिर हमको Cl लेना पड़ेगा। अब 3 Cl में से एक लिगेंड बना दिया, तो 2 Cl कहाँ रहेंगे, बाहर रहेंगे। तो ये तो फॉर्मूला हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसा भी दिया है, इसका मतलब यही दिया है, ऐसा हम समझ लेंगे। ठीक है, हम आपकी अंडरस्टैंडिंग लगा के, तो फॉर्मूला तो हमने फाइंड कर लिया। मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला मेंशन रहता है क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला क्वेश्चन में मेंशन है, मोल ऑप्शन में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो MCQ से मोल से 0.01, 0.03 इस तरह के ऑप्शन है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो फॉर्मूला दिया है, अब उन्होंने क्या बोला है कि उसमें क्या डाला है, AgNO3 डाला। ठीक है, व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3 डाला एक्सेस में, तो क्या मिला, कितने मिले, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl पूछा है, पर मिला क्या वो तो दिया ही है ना, मोल्स हम निकाल लेंगे, पर क्या मिला वो तो दिया ही है। तो इस कॉम्प्लेक्स के सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट लगाए, तो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी हमको मिला और इसकी अमाउंट हमको पूछी हुई है।
तो यदि हम देखें तो यहाँ पे आप बताओ कि कितने मोल्स ऑफ AgCl मिलेंगे। तो जैसे हमने पहली वैरायटी में देखा कि सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो यदि 2 Cl बाहर हो तो हमको मिलेंगे 2 AgCl, ठीक है ना, हमको मिलेंगे 2। ये दोनों काउंटर आयनाइज हो जाएंगे और हमको 2 AgCl मिलेगा। अब देखो कॉम्प्लेक्स का कितना मोल है, 1 मोल है। कॉम्प्लेक्स का 1 मोल है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, इसका 1 मोल है। और 1 मोल कॉम्प्लेक्स के मोल से AgCl कितने मिले, 2 मोल मिले, ठीक है ना। तो हमको मोल का रेशो पता चल गया, 1:2 का मोल है। अब इससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का 1 मोल है तो AgCl के कितने मोल है, 2 मोल है, ठीक है। बट क्या हमको क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स का 1 मोल दिया है, नहीं। हमको क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स का कितना मोल दिया है, तो हमको बोला है 100 ml ऑफ 0.01 m। अब देखो ये कितने होंगे, 100 ml ऑफ 0.01 m बोले तो क्या, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0.1 m दिया है। इसका मतलब 0.1 m मतलब क्या होता है, मोल्स पर लीटर बोला है। मोल्स पर लीटर मतलब 1 लीटर में, 1 लीटर मतलब 1000 ml में 0.1 है, तो 100 में कितना होगा, अरे 0.01। तो 1 में आके वैसे ओरली कर सकते हो, है ना। मतलब 0.1 मोल किस में है, 1 लीटर में। 1 लीटर मतलब कितना, 1000 ml में है। तो अपने को क्या 1000 ml थोड़ी लेने को बोला है, हमको कितना लेने को बोला, 100 ml लेने को बोला है। तो ये यदि अपन सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ये कितना आएगा, 0.01 मोल। तो 100 ml सॉल्यूशन में 0.01 मोल आएंगे। तो यहाँ पे होगा 0.01 मोल, मतलब कॉम्प्लेक्स का अपने को 1 नहीं दिया है, हमको 0.01 मोल दिया है। और जब कॉम्प्लेक्स का 1 मोल हो तो ये 2 होंगे, तो 0.01 हो तो ये कितने होंगे, 0.02, और यही आपका आंसर है। बस इस पे आपको टिक करना है। तो ऐसे करके ये वैरायटी पहली वाली है जिसमें हमको फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया है और मोल्स पूछे हैं। कभी कभी इसका उल्टा भी होगा कि हमको मोल्स दिए रहेंगे क्वेश्चन में, मोल का रेशो, ये जो मोल का रेशो है, ये मोल का रेशो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा और फॉर्मूले तक पहुंचना रहेगा। ऐसे इसमें 2 वैरायटीज है और एक तीसरी छोटी सी एक वैरायटी और है, देखेंगे अपन इसको। चल, तो ये हो गया अपना एक और। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बोला कि अपोजिट वाली वैरायटी है, उसके ऊपर से एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बोला है ऑन ट्रीटमेंट विथ, मे बी 5th वन, ऑन ट्रीटमेंट विथ 10 ml of 1 m solution, of 1 m solution of complex CrCl3.6H2O with excess of AgNO3, with excess of AgNO3, 4.0 305 gram AgCl was obtained. The correct formula will be, ऐसा हमको पूछा हुआ है। मतलब अब ये वैरायटी देखो कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये दूसरी वैरायटी जहाँ पे क्वेश्चन में फॉर्मूला हमको नहीं दिया है, इसका फॉर्मूला क्या होगा हम लिख नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है 6H2O अंदर हो बाहर कुछ ना हो, या फिर कुछ H2O अंदर हो कुछ H2O बाहर, तो फॉर्मूला तो हमको नहीं लगा सकते इसमें। हाइड्रेट ये वाला फॉर्म नहीं आ सकता, NH3 होता तो प्रिडिक्ट कर लेते थे, यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमको फॉर्मूला पता नहीं है और फॉर्मूला पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ये दूसरी वैरायटी है जहाँ पे हमको मोल का रेशो क्वेश्चन में दिया है और उस मोल के रेशो से हमको फॉर्मूले की तरफ जाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है कौन सा है, CrCl3.6H2O, और हमको यहाँ पे बोला हुआ है कि इसके अंदर हम क्या डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद हमको सिल्वर क्लोराइड मिलता है, ऐसा उन्होंने दिया हुआ है। और अब कितना मिलता है, तो मोल के फॉर्म में नहीं दिया है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल में, ठीक है। इसका तो मोल के फॉर्म में दिया है पर इसका मास के फॉर्म में दिया है, तो दोनों मोल में चेंज करेंगे। अब इसका यदि अपन सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के मोल्स यदि अपन देखें तो वो कितने हैं कॉम्प्लेक्स के, तो फिर से वैसे करेंगे। 1 m कॉम्प्लेक्स है ना, 1 m सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, 1 m बोले तो क्या 1 मोल पर लीटर, मतलब 1 मोल किस में है, 1 मोल किस में है, 1000 में है। 1 m का मतलब क्या है, 1 मोल
1 लीटर में मतलब 1000 ml में, तो 1 मोल 1000 ml में है, तो 10 ml में कितने आएंगे, 10 ml में कितने आएंगे, तो ये हो गया बेटा 0.01 मोल। मतलब ये अपने को दिया है कितना 0.01 मोल। तो कॉम्प्लेक्स का डायरेक्टली मोल्स नहीं दिए, हम निकाल लिए। इसका भी हमको डायरेक्टली मोल्स नहीं दिए, मास दिया है, तो मास को मोल्स में चेंज कर लो। तो नंबर ऑफ मोल्स AgCl के कितने होंगे, तो वेट ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय मोलर मास है ना। वेट कितना दिया है 4.305 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है इसका, AgCl का 143.5, ठीक है, 108 प्लस 35.5, तो इस तरह से 143, ये आ जाता है अपना 0.03। तो यहाँ पे ये आएगा 0.03 मोल। मतलब अपने को AgCl की अमाउंट ग्राम में जो दी थी उसको अपने मोल्स में चेंज कर ली बाय डिवाइडिंग इट टू बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो 0.03 मोल यहाँ पे अपने को मिल गया। तो अब ये रेशो कैसा है, मतलब कॉम्प्लेक्स का यदि 1 मोल हो तो अपने को AgCl के 3 मोल मिलने चाहिए। अरे यार बहुत इजी हो गया। कॉम्प्लेक्स का 1 मोल यदि हो तो AgCl के 3 मोल तो तभी मिलेंगे जब तीनों Cl काउंटर आयन होंगे। मतलब हमारा फॉर्मूला कैसे निकल के आता है, CrH2O6 और Cl3, यही करेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में तीनों Cl आयनाइज हो जाएंगे और वो तीनों Cl Ag प्लस के साथ में 3 मोल्स ऑफ AgCl मिलेंगे। मतलब इस पर्टिकुलर मोल रेशियो को सेटिस्फाई करने के लिए हमको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ऐसा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन, इसका अपोजिट दोनों वैरायटी हमारे क्वेश्चंस की हो गई, यहाँ से दोनों वैरायटी हो गई। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। अभी अपन कुछ थोड़ा सा अभी ट्विस्टेड वाला करेंगे। तो वैल्यूज आपके जो है वो कैसे भी चेंज हो सकते हैं, मतलब 10 ml की जगह 100 होगा, 1 m की जगह कुछ भी होगा, 2 m होगा, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। 4.305 की जगह और कोई अमाउंट रहेगी, इस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, मे बी 6-1 वी कैन से। 0.001 मोल of CONH3 5 NO3 SO4 was passed through cation exchanger and the acid coming out of it, and acid coming out of it requires 20 ml of 0.1 m NaOH for neutralization. Hence the complex is ऐसा हमको यहाँ पे दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला पूछा है इन शॉर्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला देखो, ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है इसके 2 फॉर्मूले हो सकते हैं। 5 NH से तो लिगेंड होंगे, NO3 लिगेंड होगा और SO4 काउंटर आयन, और SO4 लिगेंड होगा NO3 काउंटर आयन, ठीक है। ऐसे 2 फॉर्मूले में से एक कोई तो भी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यही एक पॉसिबिलिटी होगी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लेके कॉम्प्लेक्स वाले फॉर्मूले बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो उसके लिए अपने को ये क्या होगा, उसके लिए हिंट अपने को यहाँ पे दी है। उन्होंने क्या बोला है कि ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है CO NH3 5 NO3 SO4, ठीक है, इसकी अमाउंट भी अपने को दी है 0.001 मोल, वो देखेंगे बाद में। was passed through cation exchange, मतलब cation exchange रेजिन है जो cation एक्सचेंज करता है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि इसके बाद अपने को क्या मिला, एंड एसिड इज कमिंग आउट ऑफ इट, मतलब यहाँ से हमको मिला कोई एसिड, ठीक है। वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको दिया है बेस, कौन सा दिया है, NaOH। तो हमको इसके मोल्स दिए और इसके मोल्स दिए, और एसिड का फॉर्मूला पूछा है उन्होंने। तो इसके मोल्स जो है वो कितने हैं, 0.001 मोल, ठीक है, इसके मोल्स। तो अब कॉम्प्लेक्स के यदि 0.001 मोल है, 0.001, हाँ,
तो कॉम्प्लेक्स के यदि 0.001 मोल है तो एसिड के भी कितने होंगे, उतने ही मान लेंगे 0.001 मोल। जितना कॉम्प्लेक्स है उतना एसिड का ले लेना, तो इसके भी उतने ही होंगे। अब इस पर्टिकुलर एसिड 0.001 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेस है वो कितना है, तो बेस का अमाउंट अपने को दिया है कितना 20 ml ऑफ 0.1, मतलब 0.1 NaOH का, m मतलब क्या, मोल्स पर लीटर, 1 लीटर, मतलब 0.1 जो है वो 1 लीटर में है, तो 20 ml अपने को लेने को बोला है। तो इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आई थिंक 0.002, ये हो जाएगा 0.002, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 20 ml 0.1 m NaOH है उसमें NaOH के कितने मोल्स आए, 0.002 मोल है। कैलकुलेशन हमने कर ली, ठीक है। चलो अब ये हमको रेशो मिल गया। इसका भी कैसा है, कॉम्प्लेक्स यदि इतना है तो एसिड भी इतना रहेगा। अब एसिड का यदि 1 मोल रहा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या रखेंगे, 2 मोल अपने को NaOH के लगेंगे। एसिड के 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH के 2 मोल लगेंगे, मतलब एसिड होना चाहिए डाइबेसिक, क्योंकि NaOH है मोनो एसिडिक बेस, मतलब एक NaOH का मॉलिक्यूल एक OH देता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 2 मोल OH लग रहे हैं 1 मोल एसिड के लिए, तो एसिड का एक मॉलिक्यूल यदि 2H प्लस आयन दे तभी ये कंडीशन फॉलो हो सकती है। मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन को जो कॉम्प्लेक्स सेटिस्फाई करेगा वही कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्मूला होगा। देखो जरा इस क्वेश्चन में, अब इस पर्टिकुलर केस में हमको यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है। एक तो अपने को CONH3, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमको क्या मिल सकता है, CONH3, एक बार हम NO3 को कहाँ रखेंगे, NO3 को हम कहाँ रखेंगे, काउंटर आयन, सॉरी लिगेंड, ठीक है, ये कितने हैं 5, ठीक है, और एक बार SO4 को हम बनाएंगे काउंटर आयन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, CONH3 5 और SO4 और बाहर होगा NO3। तो अब मुझे बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा एसिड देगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आई थिंक फर्स्ट वाला, क्योंकि यदि हम इसको केटायन एक्शन में से पास करेंगे तो ये देगा H2SO4, और H2SO4 है कैसा, डाई बेसिक एसिड, और डाई बेसिक एसिड के 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने को NaOH जो मोनो एसिडिक बेस है उसके 2 मोल लगेंगे। मतलब आप देखते हो कि ये एक इसका मोल कितने देगा, 2H प्लस देगा, तो ये 2H प्लस इसका 1 मोल देगा, इसलिए अपने को, और ये इसका 1 मोल 1 ही OH देगा, तो ये डबल लेना पड़ेगा तभी इसके 2H प्लस न्यूट्रलाइज हो पाएंगे, ठीक है। तो डायबेसिक एसिड में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब ये वाला अपना करेक्ट होगा। अच्छा इसमें कैसा होगा, ये अपने को देगा HNO3, ठीक है। अब HNO3 क्या करता है, एक ही H प्लस देगा, और एक H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने को एक ही OH चाहिए, मतलब अपने को एसिड का भी 1 मोल लगेगा, बेस का भी 1 मोल लगेगा। मतलब इसमें HNO3 के केस में 1:1 का रेशो रहेगा, पर यहाँ पे कंडीशन 1:1 की नहीं दी है ना, यहाँ पे 1:2 की दी है, जो कि तभी सेटिस्फाई होगी जब फॉर्मूला ऐसा हो, मतलब ये एसिड हो, और ये एसिड देने वाला फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स का यही होना चाहिए। इसका मतलब यही अपना करेक्ट। तो ऐसे करके बेटा ये हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चंस हमको आते रहते हैं। सब वर्नर्स के ऊपर बेस्ड है, बिकॉज ये सब जो डिटेल्स हमको क्वेश्चन में दिए वर्नर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको वर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा ये एक और हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 145 बहुत ही सही क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है कि बेरियम आयन में भी 7th वन Ba2 प्लस बेरियम आयंस Cn माइनस आयन एंड CO2 प्लस, ठीक है, कोबाल्ट CO2 प्लस, ठीक है, कोबाल्ट फॉर्म एन आयनिक कॉम्प्लेक्स, if this complex is 75% ionized, if this complex is 75% ionized in aqueous solution with Ventov factor I equal to 4, I is 4 ऐसा दिया हुआ उन्होंने,
एंड पैरामेट्रिक मूवमेंट इज फाउंड टू बी, एंड म्यू की वैल्यू 1.73 बोहर मैग्नेटॉन दिया हुआ है। ये मैं आपको क्वेश्चन को शॉर्ट में कर दिया मैंने। ड्यू टू स्पिन ओनली, देन हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ CO2 इन द कॉम्प्लेक्स, देन hybridization state of CO2 plus in the complex, ऐसा उन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन में ये तो बात है कि हमको क्या क्या चीजें दी है, पूछा क्या है, पूछा बहुत डिटेल वाली पूछ लिया है, कॉम्प्लेक्स पूछा और उसमें भी हाइब्रिडेशन पूछी है, तो काफी ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ CO2 प्लस इन दी कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स में CO2 प्लस जो कोबाल्ट आयन है उसमें हाइब्रिडेशन क्या होगी ये पूछा उन्होंने, और उसके लिए कुछ हिंट्स दिए हैं। अब कॉम्प्लेक्स में एक तो चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी चीज़ें होंगी इसमें, तो बेरियम आयन होगा, CN होगा और CO2 प्लस डी ब्लॉक की मेटल है, तो ये कॉम्प्लेक्स CMI हो जाएगी, सेंट्रल मेटल आयन। CN माइनस लिगेंड होगा क्योंकि वही लिगेंड हो सकता है, और Ba2 प्लस काउंटर आयन के फॉर्म में रहेगा। तो इन तीनों से मिलेगा कॉम्प्लेक्स। देखो थोड़ा सा इसको अपन देखते हैं, हिंट्स क्या दिए इसमें। इफ द कॉम्प्लेक्स इज 75% आयनाइज, मतलब अपने को डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है 75%, मतलब 75/100 मतलब 0.75 अपने को अल्फा की वैल्यू दी है। इसके अलावा अपने को वेंटो फैक्टर आई की वैल्यू दी है, आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी है 4, ठीक है। तो और म्यू की वैल्यू हिंट बोल के दी है। इसमें एक फॉर्मूला आता है अल्फा इक्वल टू I-1/n-1, जो कि आपका वेंटो फैक्टर सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट है, लास्ट पार्ट। सो अल्फा इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे हमने को अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 0.75, ठीक है, इक्वल टू आई की वैल्यू हमको दी है 4 -1 डिवाइड बाय n। n मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद कंपाउंड कितने मोल्स ऑफ आयंस देता है वो n है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। तो n की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी अपनी। तो n की वैल्यू हम निकालें यहाँ पे, तो यहाँ पे आई थिंक n की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, तो ये 3 आई थिंक n की वैल्यू जो हो जाएगी 5। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो कितनी निकल के आएगी, 5 निकल के आएगी। मतलब ये है कि हमको ऐसा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जो डिसोसिएट होके 5 आयंस दे। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हमको ऐसा बनाना पड़ेगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के हिसाब से कि वो डिसोसिएट होने के बाद 5 आयन देना चाहिए। तो आई थिंक इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा कॉम्प्लेक्स जो डिसोसिएट होके कितने मोल्स ऑफ आयंस दे, 5 मोल्स ऑफ आयंस दे। तो इन तीनों को मिला के क्या बनेगा इसमें, तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे अपना बनेगा कैसे, ये हो जाएगा Ba2 प्लस 1 हो गया, और CN5 हमको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तब यहाँ पे कितना होगा, इसके ऊपर कितना है 2 प्लस है ना, इसके ऊपर कितना है 2 - 5, मतलब ये कितना होगा 3 माइनस, इसके ऊपर 2 प्लस, इसके ऊपर 3 माइनस है, क्रॉस हो जाएंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे Ba3 और CN5 2। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही ना। थोड़ा सा ये जरूर सोचने जैसा है, क्योंकि अब ये डिसोसिएट जब होगा तो अपने को मिलेंगे 3 Ba2 प्लस, और अपने को दो मिलेंगे, क्या 2 आयंस अपने को कौन से मिले, कॉम्प्लेक्स वैसे ही आप सोच सकते हो। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो अपने को मिलेंगे 3 बेरियम आयंस और 2 कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए बेरियम, कोबाल्ट और साइनाइड को लेके कॉम्प्लेक्स यही बनेगा। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी आप सोच के देखो नहीं बनेगी। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको बनाना पड़ेगा जो डिसोसिएट होकर 5 मोल्स ऑफ आयंस है। और आई थिंक इन तीनों के लिए यही कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें 3 अपने को बेरियम आयन मिलेंगे और अपने को यहाँ पे मिलेंगे 2 कॉम्प्लेक्स आयन। तो ऐसे मिला के 5 मोल्स ऑफ आयंस मिलेंगे कॉम्प्लेक्स से। तो इसलिए यही कॉम्प्लेक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स करेक्ट। तो अभी तो हम कॉम्प्लेक्स के ऊपर पहुंचे हैं, ठीक है। अब इसमें हाइब्रिडेशन ढूंढनी है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कॉम्प्लेक्स का कितना है, इसमें CO2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना है, 5 है। 5 को लेके 2 पॉसिबिलिटीज आती है, एक होता है DsP3 और एक होता है sp3d। तो बताओ कौन सा आएगा, अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो कौन सा आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या आएगा, DsP3 आएगा। मतलब ये वाली कंडीशन जो है हमारी आ जाएगी। कैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं आपको। देखो CO2 प्लस सॉरी, इसका कॉन्फिगरेशन क्या आता है, कॉन्फिगरेशन ऑफ आर्गन 3d7, ये कॉन्फिगरेशन आता है 3d7,
3d7 क्या आएगा यहाँ पे 4s 0 और 4p क्या आएगा 0। ठीक है, चलो इसको अपन ये वाली कंडीशन को देखते हैं ना, ट्रू होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3d7 इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 3d7, ये हो जाएगा d7। ठीक है, 4s यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 4s 0 है, इसको मैं यहाँ पे लिख दो आप, और यहाँ पे है 4p। ओके, अब हमारा लिगेंड कैसा है, Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो पेयरिंग कर देंगे। पेयरिंग करने से हमको क्या मिलने वाला है, यदि आप पेयरिंग कर भी दोगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा, ये तो आफ्टर पेयरिंग ही है ना। तो Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड तो पेयरिंग कर दिया, पर पेयरिंग करने के बाद भी कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होने वाला है ना। ये एक्चुअली मैंने आपको पेयर्ड अप ही बता दिया, बिना पेयरिंग वाला नहीं बताया। यदि आप बिना पेयरिंग वाला देखोगे तो ये ऐसा रहेगा, फिर इस तरह करेगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसा ही 3d7 है। तो ये जो है वो विदाउट पेयरिंग है। बट Cn माइनस कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयर अप हो जाएगा। पेयर अप होने के बाद आपको क्या मिलेगा, इस तरह का कॉन्फिगरेशन मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको विद पेयरिंग ही शुरू में बता दिया था, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, बट देख लो अब आप ध्यान से। तो अब यहाँ पे 3d7 है, तो 3d7 के हिसाब से 1 2 3 4 5 पहले सिंगल सिंगल, फिर 6 और 7, ये कॉन्फिगरेशन आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। और उसके बाद Cn माइनस के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग कर दी। पेयरिंग करने के बाद यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे। ऐसा करने से अब यहाँ पे डी ऑर्बिटल हमको मिल गया, यहाँ पे हमको मिल गया 4s, और ये कौन से हैं अपने 4p। ठीक है ना, तो इनको लेके अब हम क्या शो कर सकते हैं, dsp3 शो कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट भी आपको कितना मिलेगा, क्वेश्चन में कितना दिया है 1.73, तो वही मिलेगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेटॉन होता है, अकॉर्डिंग टू √n(n)2 फॉर्मूले से। ठीक है, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग कितना होता है, यस होता है 1.73 बोर मैग्नेटॉन। तो क्वेश्चन की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जब हम फॉर्मूला इस तरह से ले रहे हैं। क्वेश्चन की सभी डिटेल्स को हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, क्वेश्चन की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ऐसा हो, और उसके हिसाब से फिर हाइब्रिडेशन हमारी निकल के dsp3। तो यहाँ चारों ऑप्शन में हाइब्रिडेशन मेंशन है, क्वेश्चन में भी हाइब्रिडेशन ही पूछी है, तो बस इसका जो है मतलब अकॉर्डिंग टू MCQ इट इज डी। तो चलो, होप्स हो कि आपको ये सभी क्वेश्चंस जो है ये वर्नर सीरी के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, इसलिए वर्नर के अंडर आते हैं। सभी वैरायटी हमारे यहाँ पे वर्नर सीरी के ऊपर से कवर हो गई। होप्स हो कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस तरह का सभी क्वेश्चंस कवर किया हुआ कंटेंट आपको बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो चलो, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।